नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद हॉस्पिटल में आज सुबह करीब 3 बजे भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 3 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। शुरुआती जानकारियों के मुताबिक ब्रह्मपुरा इलाके में मौजूद प्रसाद हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही आग तेजी से फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक कई मरीजों की झुलसने के कारण हालत नाजुक थी। लोगों का आरोप है कि अस्पताल का फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से मरीजों की मौत हुई। पंजाब के फिरोजपुर में दिल्ली होटल जैसा अग्निकांड हुआ है। यहां कैंट इलाके में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और आग की ऊंची ऊंची लपटें आसमान में उठने लगी। रेस्टोरेंट से उठता धुआं दूर दूर तक नजर आ रहा था। पूरे इलाके में इससे अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया, लेकिन आग की चपेट में आकर रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी तुलसी गंभीर रूप से घायल हो गया। तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आई है। दिल्ली में आज से सभी होटल्स, गेस्ट हाउसेज और अस्पतालों में 1 महीने का चेकिंग अभियान चलेगा। डीएम, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों को मिलकर एक टीम का गठन करना है। प्रशासन ने मालवीय नगर से ही 18 प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया है। चेकिंग अभियान के दौरान इमारत में खामियां पाए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में करीब 702 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं। दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और बीती रात होटल मालिक लवकेश बजाज को साकेत इलाके से गिरफ्तार कर लिया। लवकेश ने पूछताछ में बताया कि उसने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए होटल में कमरों की संख्या बढ़ाई। उसे ऐसे हादसों की आशंका नहीं थी। होटल में आग लगने के बाद से लवकेश बजाज फरार था। दिल्ली पुलिस साकेत इलाके में 500 गज में बने उसके 4 मंजिला आलीशान घर में जब पहुंची तो वो नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस उसके रिश्तेदारों के वहां भी रेड करने के लिए गई। साथ ही लवकेश और उसकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया ताकि वो देश से बाहर न भाग सके। दिल्ली अग्निकांड के बाद एलजी तरनजीत सिंह संधू ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें अधिकारियों को जरूरी आदेश दिए गए। अब राजधानी में 1 महीने के अंदर हर एक कमर्शियल बिल्डिंग की जांच की जाएगी। एलजी ने ऑर्डर दिया है कि जहां फायर सेफ्टी के इंतजाम न हो उसे तुरंत सील किया जाए। अभियान के तहत होटल, कोचिंग सेंटर्स और अस्पतालों में जांच की जाएगी। दिल्ली अग्निकांड के पीछे बड़ी लापरवाही सामने आई है। होटल में सिर्फ एक ही एग्जिट गेट है, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा है। आग लगते ही बिजली कटी, दरवाजा पूरी तरह से ऑटो लॉक हो गया। होटल के पास फायर एनओसी भी नहीं थी, न ही कोई इंटरनल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट या सिस्टम था। दिल्ली सरकार से सिर्फ 6 कमरे बनाने का लाइसेंस इस होटल को मिला था, बावजूद उसके 25 कमरे बनाए गए। होटल के बेसमेंट में भी अवैध रूप से कमरा बनाया गया और बड़ी बात यह कि रेस्टोरेंट मालिक के पास रेस्टोरेंट चलाने का कोई लाइसेंस भी नहीं था। पूरी तरह से ये अवैध था। दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में नियमों की अनदेखी हुई। 6 कमरों के लाइसेंस के बावजूद 25 कमरे बनाए गए, लेकिन फ्लोरेस्ट स्टे होटल नियमों को ताक पर रखने वाला इकलौता होटल नहीं है। पास में एक और होटल है ग्रीन रेजिडेंसी के नाम से। यहां पर भी नियमों को ठेंगा दिखाकर अवैध निर्माण किया गया है। जानकारी है कि इस होटल को भी सिर्फ 6 कमरे बनाने की मंजूरी थी, लेकिन इसके मालिक ने 28 कमरे बनाए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टूट गई है। विधानसभा स्पीकर ने तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट को मंजूरी दे दी है। हाल ही में टीएमसी से निष्कासित ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया। बागी गुट ने स्पीकर को 58 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपकर ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाने की मांग की। स्पीकर ने कुछ घंटों के मंथन के बाद बागी गुट की मांग मान ली। ऋतव्रत बनर्जी को बतौर नेता विपक्ष विधानसभा में चेंबर भी अलॉट कर दिया गया। हालांकि ममता बनर्जी ने स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। बागी गुट को मंजूरी मिलने के बाद ऋतव्रत बनर्जी ने 2 और विधायकों के साथ आने का दावा किया। यानी कुल मिलाकर 80 में से 60 विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है, बगावत कर ली है। स्पीकर के फैसले के बाद ऋतव्रत बनर्जी ने कहा है कि 2/3 बहुमत के बाद ये साफ हो गया है कि हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। हालांकि ऋतव्रत बनर्जी ने ममता बनर्जी को अपना नेता बताते हुए कहा कि वो हमारी मार्गदर्शक रहेंगी, हमें उनकी गाइडेंस चाहिए।
पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कस दिया है। इधर पार्टी में टूट की खबर आई और उधर ईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई। 4 गाड़ियों में भरकर ईडी के अफसर अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे। ईडी की टीम ममता सरकार में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी को समन देने पहुंची। ईडी ने अभिषेक को 15 जून को पूछताछ के लिए भी बुलाया। तृणमूल नेता फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया है। वो 2018 से इस पद पर काबिज थे। फिरहाद हकीम की गिनती ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में होती है। ममता सरकार में फिरहाद हकीम मंत्री भी रहे हैं। इस बार बीजेपी की सुनामी में जब ममता के करीब सारे मंत्री चुनाव हार गए, तब भी फिरहाद हकीम ने कोलकाता पोर्ट से लगातार चौथी जीत दर्ज की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टीएमसी प्रवक्ता पर महिला के साथ छेड़छाड़ और उसे धमकाने का आरोप है। विधाननगर नॉर्थ पुलिस ने महिला की शिकायत के बाद गिरफ्तारी की। टीएमसी नेता 14 साल से एक प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था। मकान को कार्यालय के रूप में इस्तेमाल भी कर रहा था। घर की मालकिन ने इसका विरोध जताया तो दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। आरोप है कि महिला को धक्का दिया गया और उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाओ अपील के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इलेक्ट्रिक गाड़ी पर शिफ्ट हो गए हैं। मोहन यादव ने सिर्फ इलेक्ट्रिक कार की सवारी ही नहीं की, बल्कि यही संदेश बाकियों को भी दिया और अपने काफिले में से 13 गाड़ियों को घटाकर अब 5 कर दिया है। मुख्यमंत्री की कार के नंबर में भी पीएम का संकल्प छिपा है। कार का नंबर है MP02VB2047 यानी कि 2047, मतलब विकसित भारत। ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश के किसी सीएम ने काफिले में इलेक्ट्रिक कार को शामिल किया है। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमत स्थिर करने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 24,249 करोड़ की लागत से 4 नई सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी मिली है। ये सड़क परियोजनाएं बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पारादीप के लिए हैं। दिल्ली एनसीआर में 2 लाख से ज्यादा पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए 5,041 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है। यूपी की योगी कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। योगी सरकार ने 17 नगर निगमों, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट के लिए 1,725 इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी। इसके अलावा कानपुर, मुरादाबाद, ललितपुर, भदोही और औरैया जिले में जेल बनाए जाएंगे। सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्ते को भी 2500 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया। आपसी झगड़े में या इलाज की कमी में कैदी की मौत के बाद 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा मोटे अनाज की खरीद के लिए एमएसपी को भी 175 रुपए बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र में नए एकेडमिक सेशन के लिए स्कूल बसों का शुल्क बढ़ाया गया है। स्कूल बस ओनर्स एसोसिएशन ने 15% शुल्क की बढ़ोतरी का फैसला किया। देश भर में बढ़ती तेल की कीमतों और संचालन खर्च में उछाल के कारण ये फैसला लिया गया। एसोसिएशन का कहना है कि कर्मचारियों का वेतन, वाहन रखरखाव, बीमा, टोल को भी की लागत आती है, वो भी बढ़ी है। संगठन ने अभिभावकों से सहयोग करने और सरकार से इस मुद्दे पर उपाय निकालने की अपील की है। बसों के शुल्क में बढ़ोतरी के बाद सालाना औसतन 3,000 रुपए का भार पड़ेगा। इंदौर में 2 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आरोप है कि निजी क्लिनिक के गलत इलाज के बाद बच्ची की जान गई। मामले की जांच के लिए मौत के 4 दिन बाद प्रशासन ने बच्ची का शव शमशान घाट से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों के मुताबिक बच्ची को उल्टी दस्त की शिकायत थी। इलाज के लिए उसे क्लिनिक ले जाया गया, जहां उसकी हार्ट बीट तेज हो गई, लेकिन डॉक्टर ने उससे छुट्टी दे दी। बाद में जब निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया तो बच्ची की मौत हो गई। ईरान के खिलाफ जंग की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति को अमेरिकी संसद में करारा झटका लगा। ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए संसद ने युद्ध शक्तियों से संबंधित एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। युद्ध को रोकने के डेमोक्रेट्स के प्रस्ताव के पक्ष में बुधवार को 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी वोट किया और 208 वोट के मुकाबले 215 वोट से प्रस्ताव पास हो गया। हालांकि अभी राष्ट्रपति ट्रंप के पास बतौर कमांडर इन चीफ वीटो का अधिकार सुरक्षित है और वो कांग्रेस के किसी भी प्रस्ताव को नामंजूर कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते के अंत तक ईरान से डील हो जाने की संभावना जताई है। वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और संभव है कि इस हफ्ते के अंत तक डील हो जाएगी।
यूक्रेनी सेना ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक तेल टर्मिनल पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया। यूक्रेनी हमले में तेल टर्मिनल में भीषण आग लग गई और आसमान में आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठ गया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले का वीडियो जारी कर दावा किया कि यूक्रेनी ड्रोन ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करके हमला किया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई, साथ ही मोबाइल सेवा भी बंद कर दी गई। अल्बानिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन अब हिंसक हो रहा है। राजधानी तिराना में 4 दिन से सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जहां पुलिस का घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो वहीं भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी नार्ता द्वीप में लग्जरी रिजॉर्ट को पर्यावरण के लिए खतरा बताते हुए प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार इस प्रोजेक्ट को विकास के लिए जरूरी बता रही है।